योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण ने झूठ पकड़े जाने पर माफी मांगी है। भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह टिप्पणी की और दोनों की बिना शर्त माफी वाले हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर कोई एक्शन नहीं लेने पर उत्तराखंड सरकार को लताड़ लगाई है। स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सख्त फटकार लगाते हुए कहा है कि वो इसे हल्के में नहीं लेने जा रहे हैं। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा है कि आपसे इसका हम हिसाब लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला है रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ भारत की जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का। गुमराह करने वाले विज्ञापनों के लिए पतंजलि रामदेव के खिलाफ सुनवाई हो रही है, लेकिन सरकार कहती है कि हमने पतंजलि को चेताया था, चेतावनी दी थी कि ऐसे विज्ञापन नहीं चलाएं क्योंकि अभी आयुष मंत्रालय में टेस्टिंग हो रही है। बस केंद्र सरकार की जवाबदेही खत्म। अब राज्य की सरकार को पतंजलि को रोकना चाहिए था, लेकिन क्या ऐसा ही कानूनन होना चाहिए? अपने अपने कार्यक्षेत्र का मसला है। क्या केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का ये जवाब रिस्पॉन्सिबल लगता है? नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्ट्रेट टॉक में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। आइए कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ इसलिए सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं जो हम चाहते हैं कि स्ट्रेट टॉक में रखे जाएं पहले, और उसके बाद इन सवालों को समझने की कोशिश करें। ये सवाल देखिए कि पतंजलि के जो भ्रामक विज्ञापन है, इस पर सरकारों की भूमिका, केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार की भूमिका कैसी नजर आती है? इसे कैसे देखा जाना चाहिए? झूठ बोलकर दवा बेचने के मामले में क्या सजा हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट की इस पर सख्ती के क्या मायने निकाले जाने चाहिए? पतंजलि पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आगे क्या होगा? कोरोना काल में स्वास्थ्य के प्रति गंभीर लापरवाही क्या दर्शाती है? इसके बाद कुछ हुआ भी है? कितने लोगों की मौत हुई है और उसकी जिम्मेदार आखिर किसे ठहराया जाएगा? क्या कार्रवाई होगी? सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद क्या होगा? पतंजलि का, रामदेव का, या फिर उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों पर गाज गिरेगी? इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हमारे साथ जो पैनल जुड़ चुका है, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ अजय महाजन, आईएमए प्रतिनिधि, जुड़ चुके हैं। हमारे साथ करबीर सिंह जुड़ चुके हैं जो कि लीगल इश्यूज एक्सपर्ट हैं, और सिद्धार्थ सनवारिया, सोशल एक्टिविस्ट, और अजय जग्गा जी, कंज्यूमर राइट्स एक्टिविस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और अजय महाजन जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगी, आईएमए की बड़ी जीत, आप इस फटकार को, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती को कैसे देख रहे हैं? नहीं, आईएमए की कोई बड़ी जीत नहीं है। ये जनता की जीत है जी। और अभी जनता की जीत की शुरुआत है। बेसिकली अभी तो जो है कोर्ट ने उनको कंटेम्प्ट के अंदर ही वो किया है कि उन्होंने ना केवल पहले भ्रामक विज्ञापन दिए थे, बल्कि उन्होंने कोर्ट के कहने के बावजूद कि अब आगे आप ऐसा नहीं करेंगे, उसके बाद भी उन्होंने ऐसे भ्रामक विज्ञापन दिए। और उनके भ्रामक विज्ञापन जो है वो केवल कोरोना काल से ही नहीं है, बल्कि उसके अलावा भी उन्होंने कई तरह की असाध्य बीमारियां हैं जो हमारी, जो कि हमें जिनको क्रॉनिक डिजीज कहते हैं, उनके बारे में उन्होंने काफी झूठा प्रचार किया कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और ये है वो है। इसके कारण की जो कोर्ट ने उनका किया, अभी तो कोर्ट ने उनके जो माफीनामा और हुआ वो इस चीज के ऊपर ज्यादा वो किया है, और बाकी की चीजों के ऊपर उन्होंने अगले हफ्ते जवाब मांगा है सरकार के प्रतिनिधियों से, जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है उत्तराखंड की, उनसे कि इनके ऊपर क्यों नहीं किया गया जी। इसका कहानी जो है, ये अगर मैं कुछ समय दें तो ये बहुत पीछे से जाती है। 2021 के अंदर आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही जबरदस्त कोरोना की वेव आई थी, और उस टाइम के ऊपर ये दवा बेचने के लिए अपना इन्होंने कई प्रकार का भ्रामक प्रचार किया। उसके अंदर सरकार को भी कुछ जगह के ऊपर उनके साथ किया, बाकी किया। तो हमारे उस टाइम के ऊपर भी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उस टाइम के ऊपर राष्ट्रीय हमारे जो सचिव थे डॉक्टर जयेश लेले, उनके साथ में भी रामदेव जी ने एक आज तक के ऊपर एक वो किया था, डिबेट किया था जी। और उस डिबेट के अंदर भी उनका, उस टाइम पे भी उनका जो है वो बेसिकली प्रचार ही करने की कोशिश कर रहे थे वो अपनी दवा का, जिसके चलते कि काफी उनके साथ उस टाइम के ऊपर भी हुआ। वो आज तक को भी स्पॉन्सर करके उस प्रोग्राम को, और उसमें भी अपना प्रचार करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। उसके बाद हमारे डॉक्टर एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर केवी बाबू, उन्होंने जो है ये इसके ऊपर आरटीआई लगानी शुरू करी सरकार को,
भारत सरकार को, उत्तराखंड सरकार को, उन्होंने बार बार ये कंप्लेंट करी और फाइनली जो है ये उनके खिलाफ में जो है ये केस भी फाइल किया गया जी। और इसके बाद ये धीरे धीरे करके एक ऐसा स्थिति में पहुंचा है कि उसके ऊपर अभी पहली दिन तो यही है कि कोर्ट के बैन लगाने के बावजूद भी उन्होंने भ्रामक प्रचार अपना जारी रखा। और जी आपको पता ही जी, बात पूरी करें फिर मैं अगला सवाल लूंगी। हाँ, जी मतलब और साथ के अंदर जो है मतलब उनका रवैया भी जो है वो इस तरीके का था कि भी ये मेरा क्या, मेरी के पूछ पड़ देंगे। मतलब ये वाला उनका जो रवैया था कोर्ट के साथ के अंदर वो मतलब बिल्कुल ही इस तरीके का था कि भाई किसी भी, मेरे तो आई एम अबव ऑल लॉ एंड ऑर्डर, मैं ही लॉ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा था, इसका आधार क्या? करणबीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। कानूनी रूप से करणबीर जी इस मामले को आप कैसे देखते हैं? अगर अदालत में आप झूठ बोलते हैं हलफनामे में, बाद में टिकट इससे जोड़ते हैं, आप क्या देखते हैं? रामदेव क्या बुरी तरह से फंस चुके हैं, अब कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा या फिर कंपनी के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन सरकार ले सकती है? देखिए, मैं बिल्कुल इसको कानूनी तौर पर स्पष्ट करूंगा। जैसे कि आईएमए के प्रवक्ता ने इसके ऊपर एक लाइन डाली, अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहूंगा। एक पिटीशन आईएमए ने मूव करी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद जो कि एमडी है पतंजलि ग्रुप के, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट अपनी दी थी कोर्ट में कि हम ये फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को विड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद नहीं करेंगे। डिस्पाइट दैट उन्होंने वो स्टेटमेंट्स जारी रखी, वो एडवर्टाइजमेंट्स जारी रखी, विच इज क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आफ्टर स्पेसिफिक डायरेक्शंस। जब एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस हो गई है कोर्ट की कि आपने खुद की अपनी अंडरटेकिंग में बोला है कि हम ये सब नहीं करेंगे, देन यू स्टिल कैरी ऑन डूइंग दैट। तो कोर्ट ने अब इस पे कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया। अब ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चल रही है। बेसिकली ये होता है, कोर्ट हैज द पावर टू इशू कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जब आप कोर्ट के किसी ऑर्डर का या कोर्ट की डिग्निटी का डिसऑनर करते हैं। तो इस जो अब जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसमें एमडीज जो है पतंजलि ग्रुप के, बाबा रामदेव और दूसरे साथी, दूसरे उनके पार्टनर, उन्होंने बालकृष्ण जी, उन्होंने 2 एफिडेविट्स दिए और वो दोनों एफिडेविट्स कोर्ट ने स्ट्रांगली रिजेक्ट किए कि ये दीज आर जस्ट वर्ड्स, ये सिर्फ मुंह की बातें हैं, दिस इज अपॉलॉजी ऑन पेपर। एंड उन्होंने इसके साथ साथ ये भी रिमार्क्स, अभी ये सब ऑब्जर्वेशंस है, प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशंस है, देयर इज नो अभी एक फाइनल डिसीजन नहीं है जी। उन्होंने ये तक ऑब्जर्व किया कि जो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, वी विल रिप यू अपार्ट, कि हम तुम्हारी चीड़-फाड़ कर देंगे अगर हमें पता चला कि आपने गैर कानूनी तरीके से, आप मम रहे, आपने केस को लंबा खींचने दिया गया और कोई भी इस पे सब्सटैंटिव एक्शन नहीं लिया गया। तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को, ठीक है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, करणबीर जो हलफनामे डाले गए यहाँ पर कोर्ट के सेंटर की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से, उन्हें आप किस तरह से देखते हैं? क्या सरकारों के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्ती दिखाई है उसका फैसले में या फिर पूरे मामले में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं दिखेगा? देखिए, जहां तक की जो एफिडेविट्स फाइल करे गए हैं सेंटर की तरफ से और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरफ से, उस पे अभी एक प्राइमा फेसाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी है कि आपने डेलिबरेटली यू केप्ट मम, आप डेलिबरेटली चुप रहे और आपने फाइल्स को आगे मूव नहीं किया, क्यों उस पे एक्शंस नहीं लिए गए जी। इस बात की अभी कोर्ट, द मैटर इज स्टिल सब जुडिस, अभी मैटर स्टिल पेंडिंग है, बट ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, एक स्ट्रांग स्टेटमेंट है, एक स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन है और कोर्ट्स ने ये साफ कर दिया है स्टेटमेंट से कि ऐसी चीजों को वो लाइटली नहीं देंगे, एंड दिस विल नॉट बी बरीड अंडर द ग्राउंड। इसको एक बहुत लाइटली में नहीं रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज, ये सीरियसली पब्लिक हेल्थ को कंसर्न करता है और साफ तौर से लोगों की हेल्थ के साथ और लोगों की उसके साथ खेलता है, भावनाओं के साथ जी। सीधे किस मामले में देखा जाना चाहिए? हमारे साथ सनवारिया जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले जगह जी आपसे समझना चाहूंगी। मेरे हिसाब से देखो, आप ये प्रश्न कर रहे थे कि क्या इंस्टीट्यूशंस वीक हैं, क्या लॉ की पोजीशन है। क्वेश्चन इज, इंस्टीट्यूशंस आर गुड, लॉ, देयर इज एम्पल लॉ, देयर इज नो डेप्थ ऑफ लॉ, कानून की कमी नहीं है। अब इसमें दोनों लॉज एप्लीकेबल है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स है, that is applicable, and as well as consumer protection law 2019 applicable है जी। अब जो consumer protection law है उसका फील्ड अपना है, drugs and cosmetic rules का अपना है। The issue starts when a Ayurvedic drug is manufactured. There is a complete process given in the drugs and cosmetic rules
विद रिगार्ड के उसका कैसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर होना है, क्या उसका पहले ड्रग इंस्पेक्टर्स होते थे फॉर यू नो दीज अदर मेडिसिन जी, लेकिन अब आयुर्वेदिक ड्रग्स के लिए भी इंस्पेक्टर्स अवेलेबल हैं। रूल 158 बी उन्होंने इंसर्ट कर दिया। उसके बाद ड्रग्स बनाना जो है वो अंडर ए लाइसेंस हो गया। लाइसेंस के अंदर पूरी एहतियात जो रूल्स रेगुलेशन है इतने शॉर्ट टर्म में कांट बी एक्सप्लेन्ड, बट जी। देयर इज अ टोटल रूल तो है पर रूल का पालन नहीं हो रहा था जग्गा जी। रूल्स आर देयर, एजेंसीज आर देयर, बट दे वर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। जी, नंबर 1 there are violations of drugs and cosmetic rules. जी, Number 2 there are violations of the consumer protection law also. The consumer protection of law is very strong जब से ये 2019 का एक्ट आया है। उसके अंदर स्पेशली पनिशमेंट फॉर फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है और वो हाईएस्ट पॉसिबल है। मींस उसमें जेल तक का प्रावधान है, उसके अंदर 10 लाख का जुर्माने का प्रावधान है। ड्रग्स का फाइन अलग है और जो लोग इन ड्रग्स को एंडोर्स करते हैं, एंडोर्सर्स, जी, उनके अगेंस्ट ही कार्रवाई है। सो मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट तो कार्रवाई जो है ही एंडोर्स है। कर रहे हैं, जो एंडोर्स कर रहे हैं उसमें सरकार के मंत्री शामिल हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है फिर? अगर डायरेक्ट रूप से कोई एंडोर्समेंट है और जो लॉ है या जो कॉस्मेटिक रूल्स है उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो एक डाउट जरूर पैदा हो जाता है। हालांकि मैंने ऐसे मंत्री का डायरेक्ट स्टेटमेंट कोई नहीं सुना, डिबेट में किसी के साथ हो गया, लेकिन जो नहीं, लोग वो डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, प्रमोशन इवेंट पे शामिल थे। अब तस्वीरें बता रही हैं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, सभी खबरिया चैनलों पर वो प्रसारित हो रहा था। अजय जग्गा जी, देखिए लॉ के अंदर कोई एग्जम्पशन तो अवेलेबल है नहीं। लॉ इज वेरी स्टेट एंड सर्टेन। जी, अगर कहीं जो भी कोई एंडोर्स करता है उसकी भी प्रॉब्लम है और जो मेजर है, नंबर 1 मैन्युफैक्चरर, नंबर 2 सर्विस प्रोवाइडर। दीज आर द टू मेन कैटेगरीज अंडर 89 those who are responsible for misleading advertisements. जी, Number 3 के there is a new concept of CCPA in India, the Central Consumer Protection Authority है, हिंदुस्तान में पहली बार आया है। जी, इट इज इफेक्टिव बॉडी, लेकिन अब मुझे स्टेप बाय स्टेप इसकी लिटिगेशन ट्रेल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर कहां से चला। कोई दूसरे वक्ता भी करणवीर जी मेरे ख्याल इसके ऊपर कुछ प्रकाश डाल रहे थे, जी, बट हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट या जिसको सबजुडिस कहते हैं, हालांकि डायरेक्टली सबजुडिस नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लिटिगेशन चल रही थी इट मस्ट हैव सम इम्पैक्ट। बट जी। लॉ इज वेरी क्लियर, मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर्स आर द प्रिंसिपल वायलेटर्स और उनको पनिशमेंट भी हो सकती है। जो जेल है 2 साल तक की हो सकती है, जो जुर्माना है जी। 10 लाख। लॉ इज वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन जिस नेचर का क्राइम है, अगर ये जिस नेचर का क्राइम है, अगर ये जो लॉ कहता है इतनी सज़ा होती है तो क्या इसे काफ़ी माना जाना चाहिए? अजय जी, आप सरकार को आपने आईएमए ने अप्रोच किया, उसके बाद कुछ सुनवाई नहीं हुई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया आईएमए की तरफ से। अभी इस मसले पर जिस तरीके से आगे सुनवाई हो रही है, आपको कितनी उम्मीद है कि क्या सरकार की जवाबदेही भी तय नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसके अंदर सरकार की जवाबदेही तय होनी बहुत जरूरी है। हमने उस टाइम के ऊपर गवर्नमेंट को अप्रोच किया था, हमने काफी चिट्ठियां भी लिखी थी और उस टाइम पे सरकार ने भी ये कहा था कि हम उनको कह रहे हैं कि आगे से एडवर्टाइज नहीं करेंगे। और एडवर्टाइजमेंट, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि सिर्फ ये कोरोनल का मामला ही नहीं है, इन्होंने बाकी भी हर तरह की डायबिटीज, हाइपरटेंशन और इस तरह की जो हृदय रोग हैं उनके बारे में इन्होंने अखबारों के अंदर सारे देश में, सिर्फ ये नहीं कि हिंदी बेल्ट के अंदर, सारे देश के अंदर इन्होंने उसके खिलाफ उस तरह के निकाले कि इस बीमारी का तो हम शर्तिया इलाज कर देंगे। जी, ये वाली जो चीज है ये किसी भी तरीके से हमारे अपने उसके अंदर ही नहीं सिर्फ आती है, जो हमारे रेगुलेटरी एक्ट होते हैं, जैसे कि हमारा जो है इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट है, जी, इसी प्रकार आयुर्वेदिक यूनानी वगैरह का उनका भी एक्ट है।
और उसके अंदर भी सरकार ने बकायदा पब्लिक के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट दे के कह रखा है कि भाई कोई भी इस तरह का कोई भी विज्ञापन नहीं निकालेगा। बावजूद उसके अक्सर जो है हमने देखा है, सिर्फ इन्हीं का नहीं है, और भी कई लोग होते हैं जिनके की भ्रामक विज्ञापन इस तरह के आते रहते हैं। लेकिन अगर इनके ऊपर एक्शन होता है तो वो डेफिनेटली बाकी लोगों को भी इस चीज के लिए डराएगा कि उन पे भी कल को एक्शन हो सकता है। और जैसे कि जग्गा जी ने कहा कि मेन जो है ये कंज्यूमर जो है, हमारे जो जनता है, ये उसकी सेहत के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है जी। ठीक है ना। एक्ट जैसा मर्जी कहे, लेकिन ये एक तरीके का पाप है जो कि हम कर रहे हैं। हमारा पर कार्य जो जनता के है, हितों का ध्यान रखना तो सरकार की जिम्मेदारी है अजय जी। बिल्कुल, स्वास्थ्य बिल्कुल, मंत्रालय है बिल्कुल। इसके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं वो स्टेज शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संरक्षण जैसा जो मसला या फिर आरोप जो है ये यहाँ पर जरूर उठेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली। और खास तौर के ऊपर कोर्ट ने जो है, जो इसके रेगुलेटरी अथॉरिटी है उत्तराखंड की, क्योंकि उनको कई बार चिट्ठी लिखी गई है इस बारे के अंदर पतंजलि के उसके लिए, और केरला में भी अब केस हो गया है पतंजलि के अगेंस्ट जी। तो इनके पतंजलि के उसके लिए जो इसकी उत्तराखंड की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको बहुत बार लिखा गया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार। जब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो उसके बाद पीएमओ को लिखा गया, और पीएमओ ने फिर उनको कहा कि एक्शन लीजिए जी। लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। और अभी कोर्ट के अंदर है। अभी कोर्ट में जैसे कि अभी कर्मवीर जी बता रहे थे कि दो हिस्से हैं। पहला, अभी जो ये चीज चल रही है तो कंटेम्प्ट के ऊपर ही चल रही है, और अभी जो उसका फैसला जो है बाकी का वो तो है ही, जनता के हित के अंदर की इस तरीके के भ्रामक विज्ञापन नहीं होने चाहिए, वो अभी फैसला आगे पेंडिंग भी है। जी जी जी। यही बात है बेसिकली, क्या कि जितने भी पुराने रोग होते हैं, बाकी होता है, उसके अंदर हर किसी डूबते को तिनके का सहारा, और उसके अंदर हर किसी को ये लगता है कि चल शायद यही चीज कोई काम कर जाए, चल पैसे ही लग जाएंगे। लेकिन कई बार क्या दिक्कत होती है कि इसके चक्कर के अंदर वो अपना इलाज जो करवा सकता था उससे भटक जाता है जी। उससे भटकने की वजह से वो स्टेज पे पहुंच जाती है चीज की भाई वो फिर उसके बाद वो इलाज हो ही नहीं पाता, कई तरह की कॉम्प्लिकेशन बॉडी में हो जाती हैं, तो उससे जनता का नुकसान होता है। इसलिए जनता को बचाने के लिए ही ये, जिस तरह इन्होंने बताया, ड्रग कॉस्मेटिक एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट है जी, ठीक है ना, जिसके अंदर की ये दिया कि इस तरह के आप कोई क्लेम नहीं कर सकते कि आप ऐसी बीमारियों को करते हैं। 25 बीमारियों के उसमें स्पेसिफिक दे रखे हैं कि इन दवाइयों, इनके बारे में आप नहीं कह सकते कि हम इसका कोई इलाज शर्तिया कर देंगे। जी, कोर्ट की सख्ती की अब किस तरह की सजा मिल सकती है और सरकारों की जवाबदेही क्यों तय होती नजर नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट तो सख्ती बरत रहा है, लेकिन सरकार सख्ती कब बरतेगी? करणबीर जी, पीएमओ का भी जिक्र आ गया, उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी का भी जिक्र आ गया, सरकार का भी जिक्र आ गया, लेकिन तमाम एजेंसियां और संस्थाओं के बावजूद एक्शन आयुष मंत्रालय को लेना चाहिए था, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को लेना चाहिए था। इसके बावजूद हम सुप्रीम कोर्ट से ऐसी सख्त टिप्पणी सुन रहे हैं। क्या जनता के स्वास्थ्य के लिए जवाबदेही सरकार नहीं है? सीधे सीधे वो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख रही कि हमने चेताया था, इतना काफी है जनता के स्वास्थ्य के प्रति चिंता के लिए? देखिए मैम, आपने बहुत ही अच्छा यहाँ पे पॉइंट रेज किया। यहाँ पे जो मेन मुद्दा है दैट इज ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जी, जो सेंटर की अकाउंटेबिलिटी है, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी की अकाउंटेबिलिटी है, वो सीधे तौर से आज सुप्रीम कोर्ट में साफ हुई है कि जो सेंटर है और जो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया, तभी आज मैटर यहां पहुंचा और कोर्ट ने सारे तथ्यों को समझने के बाद ही ऐसी टिप्पणी दी है। तो जी हाँ, बिल्कुल मैं ये स्पष्ट तौर से कह सकता हूं कि यहाँ पे जितने भी मिनिस्ट्री, चाहे वो आयुष मंत्रालय हो, चाहे वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी हो, वो साफ तौर से उन्होंने अपने काम में काम ढंग से नहीं किया, अच्छी तरह से नहीं किया, और ना जाने किसके इन्फ्लुएंस में आकर, किस पार्टी के या किस बंदे के इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने ये लैकलस्टरस एटीट्यूड अडॉप्ट किया है। बिकॉज ये जो मेडिसिन का इशू है, ये डायरेक्टली क्या था, अब मैं जैसे आईएमए के प्रवक्ता भी हैं, उन्हें तो पता होगा, बेसिकली इन्होंने ये निकाला था कि एलोपैथी एक सेव योरसेल्फ फ्रॉम एलोपैथी, द मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी। तो सीधे तौर पर बाबा रामदेव और उनकी कंपनी ने एलोपैथी और मॉडर्न मेडिसिन को टारगेट किया था, चैलेंज किया था, चुनौती दी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल चुनौती दी थी, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आधार के। इस चीज को चैलेंज किया था आईएमए ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद उन्होंने अपनी गलती मानी
और बोला कि हम ये विड्रॉ करते हैं, और उन्होंने अंडरटेकिंग दी थी कि वी विल नॉट इशू सच फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स। उसके बावजूद वो करते रहे। इसके ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस दिया कि डिस्पाइट आपने कोर्ट की तौहीन की है, आपने कोर्ट को कंटेम्प्ट किया है कोर्ट का, तो ये एक मेन मुद्दा है। तो डेफिनेटली इसमें सेंटर और लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए, और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में इनफैक्ट उनके खिलाफ भी एक स्ट्रिक्ट और स्टर्न एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, करणवीर जी की बातों से फिर अजय जी के पास जाना चाहूंगी, और सिद्धार्थ सनवारिया जी का संपर्क नहीं हो पा रहा है। अजय जग्गा जी, जो करणवीर जी ने बात यहाँ पर रखी है, आईएमए जनता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित ज्यादा दिख रहा है, ना कि जनता की चुनी हुई सरकार। देखिए ऐसा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, कि हमारा जो, जैसे मैंने पहले कहा था, लॉ इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ देयर इज वन कंसेप्ट कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, डीसीपीसी इट इज नोन एज जी। ये चंडीगढ़ में 1993 के बाद 2016 में बनी थी, व्हेन विजय देव वाज हियर, एडवाइजर थे, और हमने विद लॉट ऑफ एफर्ट विजय देव जी को कन्विंस किया। 23 साल के बाद चंडीगढ़ में वो डीसीपीसी बनी। उसके अंदर कुछ हमने बड़े अहम फैसले लिए, जिसमें एक फैसला था कि कोई रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज नहीं लगा सकता, ये इलीगल है, अगर लगाएगा एफआईआर हो जाएगी जी। तो उसको स्टॉप कर दिया। अब नाउ ये जो दवा का मसला है या कोई और प्रोडक्ट का इशू है, या कुछ दिन पहले पटियाला की एक लड़की की डेथ हो गई जिसने अपने बर्थडे पर केक खाया था, हमने दोबारा फिर गवर्नमेंट को लिखा है कि इन चीजों को ध्यान में ना रखा जाता है, ना मद्देनजर है। आप डीसीपीसी को कॉन्स्टिट्यूट कीजिए, वो इश्यूज को टेकअप करेगी, इंडस्ट्री को इनवाइट करेगी, एडवाइजरी जारी करेगी, लेकिन वो नहीं हो पाया जी। अब लॉ में कहीं कमी नहीं है, करणवीर जी ने बता दिया, आईएमए के जो रिप्रेजेंटेटिव लॉ में तो कोई कमी नहीं है, सरकार की नीयतों में जरूर कमी है। हमारे पास प्रॉपर एक संबंधित विभाग है जिसकी जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन विभाग में जो मौजूद अधिकारी हैं वो टालम बटोल रवैया अपना रहे, तो किसी की मजबूरी के ऊपर कर रहे होंगे। अधिकारी बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि मैं तो 9 महीने से ही इस पद पर हूं, मैं कैसे जवाब दे सकता हूं। अधिकारियों का इस तरह से बर्ताव सुप्रीम कोर्ट में कितना जिम्मेदाराना है, ये तो सीधे सीधे बहुत ही बड़ी बात है, बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आप अपने विभाग की तरफ से वहां पर उपस्थित हो और आप कह रहे हैं कि मैं 9 महीने से ही यहाँ पर इस पर कार्यरत हूं, मैं कैसे जवाब दे सकता हूं। पर एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, जो मैं अपने हर वक्तव्य में करता हूं, आज भी करेंगे जी, कि ये मैटर इसलिए टेकअप हो गया बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिंजेंट व्यूज आ गए। मैं चाहता हूं मीडिया को ये जो इश्यूज है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ना भी हो तो भी अगर आते हैं इसको उठाना चाहिए। अब पता है क्या, सुप्रीम कोर्ट के पास लिमिटेड टाइम है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि पिकअप कर लिया, बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, वेरी गुड। बट इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जो पिलर ऑफ द सोसाइटी मीडिया है, इसको थोड़ा और रैम्पेंट करना चाहिए, तो समाज के अंदर एक जागरूकता आएगी और ऐसे हरकत कम होगी। एवरीबडी विल थिंक ट्वाइस। लेकिन अजय जग्गा जी, जो अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए पतंजलि के प्रोडक्ट्स को लेकर, वो अवेयरनेस नहीं फैलाई जा रही है। आईएमए से समझ लेते हैं, अजय महाजन जी से समझ लेते हैं। अजय महाजन जी, मुझे लगता है कि भारत में लाखों की तादाद में, अगर मैं बहुत कम संख्या में कह रही हूँ कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स के उपभोक्ता हैं, इसके प्रति जिस तरह की अवेयरनेस होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की टीका टिप्पणी से ये अवेयरनेस नहीं हो पा रही। यहाँ पर फिर से मैं सरकार की जवाबदेही की अपेक्षा रखती हूँ, उसकी जिम्मेदारी की अपेक्षा रखती हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जनता जो है सरकार को अपना विश्वास करती है, और सबसे पहले सरकार का ही कर्तव्य बनता है कि जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ ना होने दें जी। इसी के चलते सरकार ने आयुष डिपार्टमेंट भी बनाया है। आपने पता होगा, आयुष के अंदर हमारा आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक जो है हमारी प्रैक्टिसेस चलती हैं जी, वो चलते हैं, उसके लिए उन्होंने बनाया है जी। लेकिन वो भी अभी तक कोई कारगर नहीं है। अगर हम देखें हमारा क्या सिस्टम है, जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन का कह रहे थे, बाकी था, हमारा कोई भी प्रोडक्ट कोई आता है उसकी पहले ट्रायल्स होती हैं, उन ट्रायल्स के बाद के अंदर वो जनता तक पहुंचता है, स्ट्रिंजेंट ट्रायल्स होती हैं, पूरे के पूरा
एक पीयर रिव्यूड सिस्टम होता है जिसके अंदर की पहले देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है, फिर वो सरकार को पेश करते हैं और सरकार की रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो उसको अप्रूव करती है और फिर जाके वो आता है। जी। जबकि आयुष मिनिस्ट्री जो है ये इस तरीके का सिस्टम नहीं सेट कर पाई है और इसकी वजह से जो है प्रोडक्ट्स के अंदर जो एक तरह की यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अब जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारे जो दवाइयां जो हैं इसके अंदर जैसे बाहर से कोई पेटेंट ड्रग होता है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है और वो ड्रग जब हिंदुस्तान में बना लिया जाता है, जैसे कि HIV की, कैंसर की दवाएं हैं जो हिंदुस्तान से एज जेनरिक ड्रग्स एक्सपोर्ट होती हैं टू दी फॉरेन कंट्रीज जी। और उनका रेट बहुत कम पड़ता है क्योंकि वो एक प्रोडक्ट जो है उसके इंडिया में प्रोसेस पेटेंट जो है वो प्रोडक्ट पेटेंट की जगह प्रोसेस पेटेंट है, तो उस प्रोसेस से नहीं बनाते, दूसरे प्रोसेस से उस ड्रग को बना लेते हैं जिससे कि वो सस्ता पड़ता है। ठीक है। और उसको लेकिन वो जो बनता है जो सेकंड जो बना उसका भी पूरा स्ट्रिंजेंट कंट्रोल होता है उसके ऊपर ताकि उसके अंदर भी यूनिफॉर्मिटी हो। इसीलिए आपने देखा कि कई बार जो है जैसे हमारे USA के अंदर भी हमारे यहाँ से जेनरिक दवाइयां जाती हैं, कई बार वो बैच फेल हो जाते हैं राइट। और वो वापस उनका आ जाता है। लेकिन आयुष के साथ में ये दिक्कत है कि इसमें इस तरह की यूनिफॉर्मिटी जो है वो गवर्नमेंट अभी तक नहीं ला पाई है, जिससे कि इसके अंदर जो है लोगों का विश्वास भी नहीं हो पाता पूरी तरीके से। जी अजय जी, मैं यहाँ पे आयुष मंत्रालय के रोल को, भूमिका को थोड़ा समझना चाहूंगी। आयुष मंत्रालय अगर किसी दवा की टेस्टिंग कर रहा है और इसके साथ साथ टीवी चैनलों पर प्रसारण हो रहा है विज्ञापनों का, तो यहाँ पर आयुष मंत्रालय को भी मुझे लगता है कि सीधा सीधा इस पर कहीं ना कहीं मामला बनता है। आयुष मंत्रालय का जो हलफनामा है सरकार का, आयुष मंत्रालय कहता है कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, हमने चेता दिया था। तो यहाँ पर ये सरकार का वर्जन, इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे से पूछ रहे हैं? जी अजय जी। हाँ जी, बिल्कुल। सरकार की जो इसके अंदर जो सरकार का रोल है वो काफी संदिग्ध है। टेस्टिंग चल रही है, आयुष मंत्रालय में टेस्टिंग चल रही है, लेकिन इसके साथ ही विज्ञापन चल रहा है संबंधित प्रोडक्ट के। बिल्कुल बिल्कुल, वो किसी तरह संदिग्ध है। और जैसा कि आपने बताया कि कुछ सरकार के नुमाइंदे भी इसमें शामिल थे एडवर्टाइजमेंट के अंदर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब उनके ज्ञात में ये लाया गई बात, ये बार बार उनको चिट्ठियां लिख के बार बार उनको चेताया गया कि ये चीज गलत हो रही है, उन्होंने उस पर एक्शन नहीं लिया। और मतलब ये नहीं है कि भाई उनका नहीं है, बेकायदा उन्होंने राइट RTI के जरिए बताया है कि हमारे पास ये चिट्ठियां आई हैं, हमने ये किया है, वो किया है, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर एक्शन कभी नहीं लिया जी। और ये जो एडवर्टाइजमेंट्स है ना, ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि हर कोई असाध्य बीमारियों वाला एक बार तो सोचता है कि चल यार पैसे ही लग जाएंगे, ट्राई कर लेता, और उसमें उसका नुकसान ज्यादा हो जाता है। तो जो बड़ा अपराध हो रहा था इन विज्ञापनों के जरिए, क्या ये एक जनता की सेहत के साथ बहुत ही संगीन खिलवाड़ नहीं हो जाता? हालांकि कोर्ट ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी है उसमें ये कहा है कि आपका झूठ पकड़ा गया इसलिए आपने माफी मांग ली है। आप इस स्थिति को कैसे देख पा रहे हैं कानून की नजर में? देखिए, कानून की नजर में तो सबसे पहले मैं एक बड़ा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो उन्होंने फर्स्ट एक अंडरटेकिंग दी थी कि हम ऐसी फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को विड्रॉ कर लेंगे, वो नहीं करेंगे। बट डिस्पाइट दैट कि आपने इंडिया के हाईएस्ट कोर्ट में ये स्टेटमेंट दी, उसके बाद भी आप ये हरकतें कर रहे हैं, आप इस पे रिजॉल्व ये चीजें कर रहे हैं, तो वो सीधी तरह कोर्ट की बेइज्जती करने की बात है, कोर्ट की डायरेक्शंस को ब्लेटेंटली इग्नोर करने की बात है और कोर्ट का कंटेम्प्ट करने की बात है। तो एज अ लीगल प्रोफेशनल मैं तो इस चीज को बड़े इट्स अ ग्रेव इंसिडेंट एंड इट शुड नॉट बी टेकन लाइटली। इसको एक हल्के तरीके से नहीं लेना चाहिए एंड एब्सोल्युटली कोर्ट ने भी यही किया। उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट हैज आल्सो नॉट, उन्होंने भी उनको इसका पार्डन नहीं दिया और उनके माफीनामों को एक्सेप्ट नहीं किया। बट डिस्पाइट दैट, जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि अगर किसी केस में ये माफीनामे एक्सेप्ट भी हो जाते, बट दैट वुड नॉट अब्सॉल्व जो बाबा रामदेव है वो अपनी लायबिलिटी से अब्सॉल्व नहीं हो जाते। उनको स्टिल अपनी जो ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स है उन्हें डिसकंटिन्यू करना होता इन परस्यूएंस ऑफ दी स्टेटमेंट्स जो इन्होंने पहले पिटीशन ऐसे में करणबीर जी सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, इन्होंने सजेस्ट किया था कि आप बिना शर्त माफी मांग लीजिए। सरकारी वकील की भी भूमिका, आप उस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे?
देखिए, मैं सरकारी वकील की कोई भी भूमिका पर ऐसा टिप्पणी नहीं दूंगा। ही इज एन एडवोकेट, रिस्पेक्टेड एडवोकेट, ठीक एंड है। उनका काम अपने क्लाइंट को डिफेंड करना है। इट इज हिज लीगल ड्यूटी, इट इज हिज प्रोफेशन। कीपिंग थिंग्स असाइड, जहां तक उन्होंने बोला है कि आप एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करो कोर्ट में, बिकॉज आई थिंक ये जो उनके एडवोकेट हैं वो उनकी एक बहुत फाइन सेंस ऑफ जजमेंट है जो उन पे प्रिवेल करी है। और क्योंकि देखो, दूध का दूध पानी का पानी तो हो ही चुका है। सो रादर देन मिसलीडिंग द कोर्ट, आप कोर्ट को मिसलीड करो, गलत फैक्ट्स सबमिट करो कोर्ट में, उससे बेटर है कि आप अपनी गलती मान लीजिए और एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर कर लीजिए। नाउ एक्सेप्टिंग दैट अपॉलॉजी इज अप टू द कोर्ट। वो ऑनरेबल कोर्ट पे है कि वो आपकी तो अपॉलॉजी मामले को रफा दफा करो, ये चाहते थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, चाहते थे कि आप बिना शर्त माफी मांग लीजिए और मामले को रफा दफा कर लीजिए और इससे आपको राहत मिल जाएगी। सरकार कोशिश कर रही है कि उनको राहत मिल जाए माननीय अदालत से। देखिए, जहां तक एक बात है कि रफा दफा करने की, मैं नहीं मानता ये रफा दफा करने की बात है। ये बात है कि जो उनके एडवोकेट है उन्हें पता है कि इस सर्कमस्टांस में उनको आप माफी मांग लेनी चाहिए बिकॉज दे आर रॉन्ग, और यही उनके लिए बेस्ट रहेगा। अगर वो और फर्दर फॉल्स सबमिशंस करते हैं, झूठी स्टेटमेंट्स देते हैं कोर्ट पे, तो कोर्ट उन पे और स्ट्रिक्ट एक्शंस भी ले सकता है, 340 सीआरपीसी की कार्रवाई भी बिठा सकता है। सो इट्स बेटर टू ले डाउन योर आर्म्स और अपनी गलती मान के कोर्ट से अपोलोजाइज कर ले और देश की जनता से अपोलोजाइज कर ले। ठीक है, मैं इससे पहले कि अजय जग्गा जी के पास जाऊं, मैं अजय महाजन जी से समझना चाहूंगी इस सिचुएशन को जो कि सुप्रीम कोर्ट में है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पतंजलि को सजेस्ट कर रहे हैं कि बिना शर्त के माफ़ी मांग लीजिए। इसे जनता, भारत की जनता जो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कितना केपेबल है ये कोरोना काल में हमने देख लिया है, वो किस तरह से देख रही होगी? जी, आपकी जो बात है वो साफ साफ ही है, अपना करणवीर भी नहीं कह पाए। लेकिन असली बात तो यही है कि क्लाइंट उनके जो है भारत की जनता है, क्लाइंट उनके पतंजलि नहीं है। और सरकार की तरफ से वो पेश हुए हैं जी। सरकार जो है वो भारत की जनता की है जी। और उनको भारत की जनता के हक के अंदर, बल्कि उनको उल्टा कहना चाहिए था, कोर्ट को कहना चाहिए था कि जी इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जी। और उन्होंने उल्टा किया, तो आपको समझ ही आता है, आपको, सबको, जनता को, सारी को। और एक जो मैंने ऑब्जर्वेशन करी, वो खुशी है उस बात की जी कि आज आपने अपने सारे के सारे प्रोग्राम में आपने एक बार भी बाबा रामदेव नहीं कहा। जी। रामदेव ही कहा, क्योंकि ये जो इस तरीके के पखंडी हैं जो कि धर्म का सहारा लेके और जनता को गुमराह करते हैं, हमें जनता को उनसे बचाना है। और जो हमारे एक्टिविस्ट हैं जैसे अजय जग्गा जी, इनका रोल सबसे ज्यादा इसमें बनता है, सोशल एक्टिविस्ट और कंज्यूमर एक्टिविस्ट का, जी, कि लोगों को हम इस चीज से तो जरूर बचाएं कि इस तरीके की गलती करने से बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल। जैसे कि एक बीमारी है कैंसर। कैंसर का क्या है कि कैंसर कोई एक छोटी एक बीमारी नहीं है, इट इज ए फुल कॉम्प्लेक्स, किसी भी हिस्से में किसी भी तरीके से हो सकता है। कैंसर जो है, कुछ किस्म के कैंसर ऐसे हैं कि जिनका कि लगभग 99% इलाज हो जाता है, 100% तो हमारी साइंस में किसी भी चीज का नहीं होता जी। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर की कोई चांस ही नहीं होता, उस टाइम लगता है कि भाई अब तो इसमें कोई भी नहीं है। लेकिन इन भ्रामक जो इसके विज्ञापनों की वजह से वो कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई वो मरीज अपना इलाज जो है, जो इसका हो सकता था, उसको डिले कर देता है और फिर वो ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है जब हो ही नहीं पाता। अजय जी, मेरी जानकारी में ऐसे कई सारे केसेस मैंने खुद अपनी निजी जिंदगी में देखे हैं जो कि एलोपैथ को ना चुनकर वो आयुर्वेद के साथ जाना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, और ये कैंसर के पीड़ित ही मैंने देखे हैं। तो ये हो रहा है भारत में, वाकई में हो रहा है। जग्गा जी के पास जाना चाहूँगी मैं। जग्गा जी, आयुर्वेदिक दवाओं को रामदेव जी ने ये कहा था कि वो जो भी भ्रम की स्थिति है इसके प्रति उसको मिटा देंगे, लेकिन अभी उन्होंने जिस सिचुएशन को क्रिएट कर दिया, इससे लग रहा है कि पूरे के पूरे आयुर्वेद जगत को बहुत बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आयुर्वेदिक जगत को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। धक्का ही नहीं, धब्बा भी लगा है। वजह ये है कि इतना बड़ा ये कॉर्पोरेट बन गया है, और ऐसे कोविड के समय में इस तरह की फाइंडिंग्स आना और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको टेक अप करना, आई थिंक दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ
criticizing somebody or highest form of penalizing somebody once they take a final call, the apex court, whatever they want to do. But the thing again I am saying is that what is shocking, you see all the other वक्ता बैठे हैं, करणबीर जी हैं, IMA के लोग हैं, that it was happening almost entire day on the TV channel. बिल्कुल It was happening everywhere. और ऐसा नहीं है, I also tell you that ये जो ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज हैं, इनके अंदर भी आपको मालूम होगा एक कंटेंट रिव्यूइंग एक्सरसाइज होती है जी। मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करता रहा हूँ दैनिक भास्कर में। कंटेंट रिव्यू में वो पाठकों से पूछते हैं कि आप बताइए क्या गलत हो रहा है। हमने तब भी ये रेज करा था कि देखिए हाई कोर्ट के अंदर, अदर कोर्ट्स के अंदर छुट्टियां चल रही हैं, अदालतें बंद हैं, ऐड आ रही है 1/4 पेज की जिस पर लिखा हुआ है आप फलां के पास जाइए, 24 घंटे में मुकदमे से निजात। अब 24 घंटे में मुकदमे से निजात कहाँ होगी, कोर्टें बंद पड़ी हैं, बट नो एक्शन इज बीइंग टेकन। सो पहली बात सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कि उन्होंने इस लेवल पर लाया कि चलो करणबीर जी से मुलाकात हो गई, अजय महाजन जी से हो गई, आपके टॉपिक में शिकू हो गया। आशा करता हूं देश के अंदर ये जब तक है कि लड़ी नहीं ना बनेगी तब तक इसका इम्पैक्ट लार्ज स्केल पर नहीं आएगा। और आयुर्वेद के उत्पादों पर जो भरोसा जनता ने दिखाया था, कहीं ना कहीं उसके साथ बहुत बड़ा धोखा रामदेव ने और पतंजलि ने किया है। करणबीर जी, अब मैं ऐसे कानूनी तौर पर रामदेव के लिए क्या एक मिनट ओके, अजय महाजन जी कुछ ऐड करना चाहते हैं एक लाइन में? जी एक लाइन में, फिर करणबीर जी। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के खिलाफ किसी भी तरह की कोई मुहिम नहीं है जी, और कुछ नहीं है। ये तो जो बिजनेसमैन थे जिन्होंने कि उसको अपना हथियार बना के सिर्फ कमाई कर रहे थे, ये मुहिम सिर्फ उनके खिलाफ है। आयुर्वेद जो है उसके खिलाफ कोई मुहिम नहीं है जी, और आयुर्वेद को इससे धक्का नहीं लगेगा, आयुर्वेद तो इससे निखरेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इस तरीके के भ्रमित लोग तो हट जाएंगे बीच में से, तो ये जरूर निखरेगा। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद जता रहे हैं। करणबीर जी कुछ ऐड करना चाहते हैं आप कानूनी? जी मैम, जी बिल्कुल, मैं अपनी चांस का इंतजार ही कर रहा था। जैसे मेरी पुरानी स्टेटमेंट थी, मैं उसमें करेक्शन करना चाहता हूँ। जो मेरी स्टेटमेंट थी वो मुकुल रोहतगी जी पे थी, जो कि एडवोकेट हैं बाबा रामदेव के। मैं गलती से तुषार मेहता जी को मुकुल रोहतगी मिसमैच कर गया था। और जहां तक कि हाँ जी, और जहां तक कि तुषार मेहता जी की बात है, वो भी स्टेट के काउंसिल है, उनका तो काम ही है स्टेट को बचाना, चाहे स्टेट गलत है चाहे स्टेट सही है। बट उस पे भी मैं, बट हाउ कैन ही सजेस्ट पतंजलि टू से सॉरी विदाउट एनी कंडीशन बिफोर कोर्ट? दैट इज समथिंग फॉर द कोर्ट टू डिसाइड। बट यस, जहां तक उनकी बात है, ही शुड focus on defending the state rather than suggesting other litigants. And इसमें मैं लास्ट में यही बात ऐड करना चाहूंगा कि आई एम ग्लैड दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ सच मैटर्स, कि सुप्रीम कोर्ट इनमें स्टेप इन कर रहा है। और आईएमए के जैसे प्रवक्ता जी हैं, उन्होंने भी बात करी कि ये आयुर्वेद के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है अवेयरनेस की, जनता के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होने की, जिनकी जवाबदेही बनती है उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने की। अजय महाजन जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी आईएमए का, जिसने इस मसले पर हार नहीं मानी और सर्वोच्च अदालत तक पहुंची, और अब इस स्थिति को हम देख पा रहे हैं कि कानून का शासन है और जो भी गलती करेगा उसे सख्त सजा जरूर भुगतनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अजय महाजन जी आपका, करणबीर जी आपका, और अजय जग्गा जी आपका भी, और सिद्धार्थ सनवारिया जो कि हमारे साथ संपर्क उनका नहीं हो पाया, उनका भी आभार कि उन्होंने वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप अपना कीमती फीडबैक अवश्य पहुंचाते रहिए info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर।